जयंत बेटा, पहले अपने पढ़ रहे थे कि मोहन पढ़ने में होशियार था, अच्छा था। उसके पिता के सामने सबसे बड़ी समस्या यही थी कि मैं मेरे बच्चे को किस प्रकार से पढ़ाऊं। तो उसके मन में ये चिंता थी। उसी समय बिरादरी के एक संपन्न परिवार का युवक रमेश उन दिनों लखनऊ से छुट्टियों में अपने गांव आया हुआ था। बातों बातों में वंशीधर ने मोहन की पढ़ाई के संबंध में उनसे अपनी चिंता प्रकट की। तो उसने न केवल अपनी सहानुभूति जतलाई बल्कि उन्हें सुझाव दिया कि वे मोहन को उसके साथ लखनऊ भेज दें। वंशीधर से कहा कि आप अपने बच्चे को मेरे साथ लखनऊ भेज दो, मैं वहाँ पर इसकी पढ़ाई का अच्छा प्रबंध कर दूंगा। घर से जहाँ 4 प्राणी हैं, एक और बढ़ जाने से कोई अंतर नहीं पड़ेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 4 प्राणी पहले ही हैं तो 5 भी खा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बल्कि बड़े शहर में रहकर वह अच्छी तरीके से पढ़ लिख सकेगा। वंशीधर को जैसे रमेश के रूप में साक्षात भगवान ही मिल गए, क्योंकि उनकी सबसे बड़ी समस्या यही थी, उसको पढ़ाने की समस्या थी। तो उनके पढ़ाने की समस्या का निजात उनको मिल गया। उनकी आंखों में पानी छलछलाने लगा। भरे गले से वे केवल इतना ही कह पाए कि बिरादरी का यही सहारा होता है, क्योंकि वो भी क्या था, ब्राह्मण था। तो ये अपनी जो बिरादरी है, अपना समाज है, समाज का यही सहारा होता है कि एक दूसरे को मुसीबत के समय साथ देते हैं। छुट्टियां शेष होने पर रमेश वापस लौटा तो माँ बाप और अपनी गांव की दुनिया से बिछुड़कर सहमा सहमा सा मोहन भी उनके साथ लखनऊ आ पहुंचा। रमेश के साथ मोहन भी लखनऊ आ गया। अब मोहन की ज़िंदगी का एक नया अध्याय शुरू होता है। उसकी ज़िंदगी में एक नया परिवर्तन देखो किस प्रकार से आता है और किस प्रकार से उस बच्चे के साथ वहाँ पे शोषण किया जाता है। घर की दोनों महिलाएं, जिन्हें वह चाची और भाभी कहकर के पुकारता था, का हाथ बटाने के अलावा धीरे धीरे वह मोहल्ले की सभी चाचियों और भाभीयों के लिए कामकाज में हाथ बटाने का साधन बन गया। पहले तो वो घर का काम काज किया करता था और फिर धीरे धीरे आसपास मोहल्ले की जो चाचियाँ और भाभियाँ थीं उनका भी वो धीरे धीरे काम करने लग गया। कोई सामान मंगाता, कोई क्या करवाता। कहते, मोहन थोड़ा दही तो ला दे बाजार से, मोहन ये कपड़े धोबी को तो दे आ, मोहन 1 किलो आलू तो ला दे। औसत दफ्तरी बड़े बाबू की हैसियत वाले रमेश के लिए मोहन को अपना भाई बिरादरी बतलाना अपने सम्मान के विरुद्ध जान पड़ता था। हालांकि था तो उसकी उसी बिरादरी का था, लेकिन वो क्या करता था, एक नौकर का काम करता था। तो उसको अपना भाई और बिरादरी का बताने में उसे क्या महसूस हो रही थी, शर्म महसूस हो रही थी। और उसे घरेलू नौकर से अधिक हैसियत वह नहीं देता था। यानी उसको क्या समझता था, वो अपने घर का नौकर तक समझता था। इस बात को मोहन भी समझने लगा था। थोड़ी बहुत हिला हवाली करने के बाद रमेश ने निकट के ही एक साधारण सी स्कूल में उसका नाम लिखवा दिया। लेकिन एकदम नए वातावरण और रात दिन के काम के बोझ के कारण गांव का वह मेधावी छात्र शहर के स्कूली जीवन में अपनी कोई पहचान नहीं बना पाया। अब बना क्यों नहीं पाया? क्योंकि घर में उसके साथ क्या किया जाता था, शोषण किया जाता था। घर के सारे काम उससे करवाए जाते थे। हालांकि पहले पढ़ाई में कैसा था, बहुत अच्छा था, लेकिन शहर के अंदर जाकर के पढ़ाई के लिए उसको समय ही नहीं मिलता था। तो अपनी कोई पहचान वह नहीं बना पाया। उसका जीवन एक बंदी बंधाई लीक पर ही चलता रहा। साल में एक बार गर्मियों की छुट्टियों में गांव जाने का मौका भी तभी मिलता जब रमेश या उसके घर का कोई प्राणी गांव जाने वाला होता, वरना उन छुट्टियों को भी अगले दर्जे की तैयारी के नाम पर उसे शहर में गुजारना पड़ता था। गांव भी तभी आता था जब रमेश के परिवार का कोई न कोई सदस्य गांव आता, तभी वह गांव आता, अन्यथा वो वहीं पर रहता था। अगले दर्जे की तैयारी तो बहाना भरती केवल। सवाल रमेश और उसकी गृहस्थी की सुविधा असुविधा का था, क्योंकि अगर मोहन चला जाता तो उनके घर का काम कौन करता। मोहन ने परिस्थितियों से समझौता कर लिया था, क्योंकि उसके पास कोई चारा भी तो नहीं था, बेचारा गरीब था। क्योंकि और कोई चारा भी नहीं था, घर वालों को अपनी वास्तविक स्थिति बतलाकर वह दुखी नहीं करना चाहता था। घर वालों को भी ये बात नहीं बताना चाहता था कि वहाँ पर मेरे साथ नौकरों की तरह व्यवहार किया जाता है, क्योंकि ये बात बताता तो उसका बूढ़ा पिता और अधिक क्या हो जाता, दुखी हो जाता। वंशीधर उसके सुनहरे भविष्य के सपने देख रहे थे। पिता ये सोच रहे थे कि बेटा है वो शहर में पढ़ाई करने के लिए गया है और बहुत बड़ा आदमी बन करके आएगा।
8वीं कक्षा की पढ़ाई समाप्त कर छुट्टियों में मोहन गांव आया हुआ था। जब वह लौटकर लखनऊ पहुंचा तो उसने अनुभव किया कि रमेश के परिवार के सभी लोग जैसे उसकी आगे की पढ़ाई के पक्ष में नहीं है। वो नहीं चाहते थे कि ये 8वीं से आगे पढ़े। बात घूम फिरकर जिस ओर से उठती वह इसी मुद्दे पर ज़रूर ख़त्म हो जाती कि हजारों लाखों बीए एमए मारे मारे फिर रहे हैं, बेरोजगार फिर रहे हैं, तो ये पढ़ करके क्या करेगा। ऐसी पढ़ाई से अच्छा तो आदमी कोई हाथ का काम सीख ले। रमेश ने अपने किसी परिचित के प्रभाव से उसे एक तकनीकी स्कूल के अंदर भर्ती करा दिया जिसमें हाथ का काम सिखाया जाता है। मोहन की दिनचर्या में कोई विशेष अंतर नहीं आया। वह पहले की तरह स्कूल और घरेलू कामकाज में व्यस्त रहता, घर के सारे काम वगैरह करता। धीरे धीरे 1.5-2 वर्ष का ये समय भी बीत गया और मोहन अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए कारखानों और फैक्ट्रियों के चक्कर लगाने लग गया, लेकिन उसको कहीं पर भी काम नहीं मिलता था। वंशीधर से जब भी कोई मोहन के विषय में पूछता तो वे उत्साह के साथ उसकी पढ़ाई की बाबत बताने लगते और मन ही मन उसको विश्वास था कि वह एक दिन बड़ा अफसर बन करके लौटेगा। वो उसको तो पता ही नहीं था कि उसके साथ वहाँ पर क्या किया जा रहा है। लेकिन जब उन्हें वास्तविकता का ज्ञान हुआ तो न सिर्फ गहरा दुख हुआ बल्कि वे लोगों को अपने स्वप्न भंग की जानकारी देने का साहस भी नहीं जुटा पाए। दूसरों को भी ये बात वो नहीं बता पाए कि मेरे बेटे के साथ वहाँ पर इस प्रकार का व्यवहार किया जा रहा है। धनराम ने भी एक दिन उनसे मोहन के बारे में पूछा था। धनराम जो इनका मित्र था मोहन का, घास का एक तिनका तोड़कर दांत खोदते हुए उन्होंने बताया था कि उसकी सेक्रेटेरिएट में नियुक्ति हो गई है, सचिवालय में उसकी नियुक्ति हो गई है और शीघ्र ही विभागीय परीक्षाएं देकर वह बड़े पद पर पहुंच जाएगा। ये बात कही वंशीधर ने। धनराम को त्रिलोक सिंह मास्टर की भविष्यवाणी पर पूरा यकीन था, क्योंकि मास्टर ने भी यही कहा था कि आगे चलकर बहुत बड़ा आदमी बनेगा। ऐसा होना ही था। उसने सोचा, दांतों के बीच में तिनका दबाकर असत्य भाषण का दोष न लगाने का संतोष लेकर वंशीधर आगे बढ़ गए। ये बात उसने क्या बोली थी? झूठ बोली थी। ऐसा कोई पद उसको नहीं मिला था। धनराम के शब्द, मोहन लल्ला बचपन से ही बड़े बुद्धिमान थे, उन्हें बहुत देर तक वो कचोटते रहे। ये शब्द त्रिलोक सिंह मास्टर की बातों के साथ साथ बचपन से लेकर अब तक के जीवन के कई प्रसंगों पर मोहन और धनराम बातें करते रहे। वहाँ पर बैठे बैठे ही बातें कर रहे थे। धनराम अपना लोहारी का काम कर रहा था, गर्म लोहे को पीटने का काम कर रहा था और मोहन पास में एक कनस्तर के ऊपर बैठा हुआ था। ये बचपन की बातें याद कर रहे थे। धनराम ने मोहन के हलवे के फाल को भैंस से निकालकर भट्टी में तपाया और मन लगाकर उसकी धार गढ़ दी, क्योंकि मोहन वहाँ पर किस लिए गया हुआ था? अपने हासुए के धार लगाने के लिए, ताकि वो खेतों में जा कर के और कूड़ा कचरा है उसको काट सके। गर्म लोहे को हवा से ठंडा होने में काफ़ी समय लग रहा था। धनराम ने उसे वापस बैंत पहनाकर मोहन को लौटाते हुए जैसे अपनी भूल चूक के लिए माफ़ी मांगी हो। ये दोनों उनकी बचपन की बातें इनको अब तक याद आ रही थी। अब वास्तविक स्थिति आ गई है। अब उनका वास्तविक जीवन चल रहा है, वर्तमान समय उनका चल रहा है। बेचारे पंडित जी को तो फुर्सत ही नहीं रहती, लेकिन किसी के साथ भिजवा देते तो मैं तत्काल बना देता। मोहन ने उत्तर में कुछ नहीं कहा, लेकिन हंसुए को हाथ में लेकर वह फिर वहीं पर बैठा रहा, जैसे उसे वापस जाने की कोई जल्दी ही नहीं थी। सामान्य तौर से ब्राह्मण टोले के लोगों का शिल्पकार टोले में उठना बैठना नहीं होता था, क्योंकि जो लोहार वर्ग था उसको निम्न वर्ग का माना जाता था और ब्राह्मण थे वो उच्च वर्ग के थे। तो उच्च वर्ग के जो बच्चे थे, ब्राह्मणों के जो बच्चे थे, वो शिल्पकार टोले के अंदर उनका उठना बैठना नहीं होता था। किसी कामकाज के सिलसिले में यदि शिल्पकार टोले में आना ही पड़ा तो खड़े खड़े बातचीत निपटा ली जाती थी। ब्राह्मण टोले के लोगों को बैठने के लिए कहना भी उनकी मर्यादा के विरुद्ध समझा जाता था। पिछले कुछ वर्षों से शहर में जा रहने के बावजूद मोहन गांव की इन मान्यताओं से अपरिचित हो ऐसा संभव नहीं था। मोहन को भी पता था कि ब्राह्मण वर्ग के जो लड़के हैं इस प्रकार शिल्पकार टोले में जा कर के बैठते नहीं हैं।
धनराम मन ही मन उसके व्यवहार से असमंजस में पड़ा था, लेकिन प्रकट में उसने कुछ नहीं कहा और अपना काम करता रहा। लोहे की एक मोटी छड़ को भट्टी में गलाकर धनराम गोलाई में मोड़ने की कोशिश कर रहा था, उसको गोलाई में आकार दे रहा था। एक हाथ से संडसी पकड़कर वह दूसरे हाथ से हथौड़े की चोट मारता तो निराई पर ठीक घाट में सिरा न फंसने के कारण लोहा उचित आकार में मुड़ नहीं पा रहा था। मोहन कुछ देर तक उसे काम करते हुए देखता रहा और जैसे अपना संकोच त्याग कर उसने दूसरी पकड़ से लोहे को स्थिर कर लिया और धनराम के हाथ से हथौड़ा लेकर नपीतुली चोट मारते अभ्यस्त हाथों से धोखनी फूंककर लोहे को दोबारा भट्टी में गर्म करते और फिर निराई पर रखकर उसे पीटते ठोकते सुघड़ गोले का रूप उसने दे डाला। बार बार उसको गर्म करके उसको वास्तविक गोले का रूप उसने दे दिया। मोहन का यह हस्तक्षेप इतनी फुर्ती और आकस्मिक ढंग से हुआ कि धनराम को चूक का कोई मौका ही नहीं मिला। वह आवाक मोहन की ओर देखता रहा। उसे मोहन की कारीगरी पर इतना आश्चर्य नहीं हुआ जितना पुरोहित खानदान के एक युवक का इस तरह के काम में। तो ये काम किसने किया? गोलाई का काम किसने किया? मोहन ने। मोहन कभी काम उसने कभी नहीं किया था, लोहारा काम नहीं किया था। तो धनराम को आश्चर्य तो उसको कारीगरी को देख करके नहीं हुआ, बिल्कुल आश्चर्य तो उसको इस बात से हुआ कि एक ब्राह्मण युवक है और इतना उच्च वर्ग का युवक है और उसने किस प्रकार से एक निम्न काम किया है, इन लोहारी का काम उसने किया है। जबकि ब्राह्मणों के लड़के वहाँ पर उस टोले में आकर के बैठना भी अपना धर्म नहीं समझते थे। हाथ डालने पर हुआ था, वह संकित दृष्टि से इधर उधर देखने लगा। धनराम की संकोच, असमंजस और धर्म संकट की स्थिति से उदासीन मोहन संतुष्ट भाव से अपने लोहे के छल्ले की त्रुटिहीन गोलाई को जांच रहा था कि यह सही बना कि नहीं बना। उसने धनराम की ओर अपनी कारीगरी की स्वीकृति पाने की मुद्रा में देखा कि मैंने अच्छा बनाया या नहीं बनाया। उसकी आंखों में एक सजग सी चमक थी जिसमें न स्वार्थ थी और न ही किसी प्रकार की हार जीत का भाव था। इस प्रकार एक ब्राह्मण युवक होकर के भी उसने निम्न वर्ग के काम करने में किसी प्रकार की हिचक नहीं दिखाई है, जबकि उस समय उच्च वर्ग के लोग थे वो निम्न वर्ग के द्वारा किए जाने वाले कामों को करना पाप समझा करते थे। ये इनके अभ्यास प्रश्न हैं जो आपको करने हैं। पाठ के आसपास वाले हैं वो चाहे आप छोड़ सकते हो। आगे की भाषा की बात वाले पाठ प्रश्न हैं वो भी करने हैं और शब्दार्थ भी आपको करने हैं।